बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें मजा चखा दूंगा। ये वो अल्फाज थे जो साजिद हसन ने उस ऑफिसर को कहे जिसने उनके बेटे साहिर हसन को गिरफ्तार किया है। जी हाँ, साजिद हसन जो है, उन्होंने पहले गुस्सा दिखाया, फिर प्यार दिखाया, फिर समझाने की कोशिश की, फिर पटाने की कोशिश की, फिर उसके बाद बड़े बड़े ताने मारे। इस मुल्क में हम लोग क्यों कामयाब नहीं हो पा रहे, उसकी वजूहात बताई। और वजूहात सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि साजिद हसन साहब, जिनको आप ड्रामाज में देखते हैं और आप समझते हैं कि एक बड़े जबरदस्त इंसान है, होंगे शायद अपनी जिंदगी में, लेकिन जो उनके जुमले थे, जो उनकी सोच है, उसको सुनकर यकीन मानिए मुझे तो बहुत ही हैरत हुई। मुझे हैरत हुई कि साजिद हसन जो है वो किस चीज़ को मुल्क की तरक्की का राज समझते हैं। वो इस वीट को, वो उस चीज़ के इस्तेमाल करने को जिसको हम गुनाह समझते हैं, जिसको हम समझते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल की तबाही की वजह बन रही है, उसको वो इस मुल्क की तरक्की की वजह समझते हैं। साजिद हसन साहब ने उस ऑफिसर को क्या रिश्वत देने की कोशिश की, क्या कुछ हुआ, साजिद हसन और उस ऑफिसर के दरमियान क्या मुकालमे हुए, उसके अलावा साजिद हसन ने अपने बेटे को किस बात पर डांटा, और साजिद हसन साहब के वो मैनेजर मुकर्रम जिनके अकाउंट में ये सब पैसा आता रहा, वो इस वक्त कहाँ गायब है। उनके हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। और आज आपको बताना है कि अरमगान और उसका बाप जो है एक बार फिर बहुत बुरे फंस गए हैं। अरमगान की अय्याशियों की एक ऐसी दास्तान जिसे सुनकर आप एक बार फिर से हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, वो अरमगान जिसके पास तो पहले एक कमरा नहीं था, उसके बाद 500 गज और उसके बाद 1000 गज का बंगला सिर्फ 5 माह के अंदर। इन सब के दरमियान क्या कुछ होता रहा और एक मुलाजिम जिसको उसने किस तरह से इस्तेमाल किया, ये भी आज कहानी आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। सबसे पहले तो आ जाते हैं जरा साजिद हसन साहब की तरफ। एक बड़े एक्टर हैं और उनके साहबजादे ने भी बड़ा कारनामा किया। साहिर हसन जो है, उनको कैसे पकड़ा, जरा इस कहानी की तरफ पहले आते हैं, क्योंकि पहले तो साजिद हसन साहब ने कहा जी ये तो गिरफ्तारी डाली गई और उसके अंदर से सामान खुद ही बरामद किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ऑफिसर जिन्होंने साहिर हसन को गिरफ्तार किया था, उन्होंने बताया कि कैसे पूरा पहले प्रोग्राम तश्कील दिया गया। उन्होंने कहा कि जब अरमगान जो है इसे पकड़ा गया था और उससे पता लगा कि नेटवर्क कहाँ-कहाँ तक फैला है, तो हमारा मकसद जो है उन लोगों को पकड़ना नहीं था कि जो इस्तेमाल करते हैं, बल्कि उन लोगों तक पहुँचना था जो कि इसकी तरसील करते हैं, जो इसको लोगों तक, नौजवान नस्ल तक मुंतकिल करते हैं। उसमें वो कहते हैं कि साजिद हसन साहब के बेटे साहिर हसन का नाम आया तो बड़ी मुश्किल हमारे लिए ये थी कि अब हम उनके घर पर छापा कैसे मारें? बगैर किसी सबूत के तो इस तरह का काम करना मुश्किल हो जाता है। नाम ज़रा बड़ा हो तो और भी मोहतात होना पड़ता है। अब वो ऑफ़िसर कहते हैं कि ये छापा मारने के लिए हमें बाकायदा प्लानिंग करनी पड़ी। हमने साहिर हसन को ट्रैप किया। हमने साहिर हसन का खरीदार बनकर उससे राबिता किया और उसने जब हमें ये तमाम तर चीज़ें प्रोवाइड की तो उस वक़्त हमने उसकी गिरफ्तारी डाली। वो कहते हैं कि जब हमने गिरफ्तारी डाली तो साजिद हसन साहब के घर के बाहर ये गिरफ्तारी डाली। जब हम उसे पकड़ रहे थे तो साजिद हसन साहब बाहर आ गए। बाहर आकर उन्होंने हमें धमकियाँ देना शुरू कर दी और कहा कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। उसके बाद वो कहते हैं कि उसके बाद साजिद हसन जो है जब उनको मामले की संगीनी का अंदाज़ा हुआ, तो उन्होंने फिर हर तरह से हमें पटाने की कोशिश की, हमें काबू में लाने की कोशिश की, लेकिन हम बाकायदा प्लान के तहत गए थे और हमने ये गिरफ्तारी डालनी थी, जो कि हमने डाली। वो कहते हैं कि साजिद हसन साहब पहले तो बहुत चिड़चिड़े हुए, गुस्से में आए, क्या कर रहे हो? कैसे कर रहे हो? बच्चा है, इसे छोड़ दो, गलती होगी इससे। आज से पहले इसने कभी ऐसा नहीं किया। उसके बाद वो कहते हैं कि पहली बार हुआ, फिर वो कहते हैं कि उनके अंदाज़ में एरोगेंस भी था, थ्रेट भी था, यानी कि हमें धमका भी रहे थे। फिर हमसे वो रिक्वेस्ट करने पर भी उतर आए, यानी कि पहले उन्होंने हमें डराया, जानते नहीं कौन हो, फिर उसके बाद हमें उन्होंने धमकाया, फिर उसके बाद उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की, माफ़ कर दो, बच्चा है, पहली बार हो गया। फिर उसके बाद चिड़चिड़े हुए, फिर गुस्सा किया, मैं तुम सबको देख लूँगा, तुम जानते नहीं हो मेरी पहुँच कहाँ-कहाँ तक है। और उसके बाद वो कहते हैं कि उन्होंने यहाँ तक कि हमें रिश्वत देने की भी कोशिश की। पैसों के बारे में भी बात हुई। ये मैं नहीं कह रही, ये वो ऑफ़िसर है जिन्होंने उस वक़्त ये छापा डाला था, इस टीम के हेड थे और उनसे साजिद हसन साहब की क्या गुफ्तगू हुई, वो ये सब बता रहे हैं। उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या साजिद हसन साहब अपने बेटे के इन कारनामों से वाकिफ़ थे, तो वो कहते हैं बिल्कुल लगता था कि वो अपने बेटे के कारनामों से अच्छी तरह से वाकिफ़ है। उन्हीं के घर में, उन्हीं की छत के नीचे ये सब कुछ हो रहा था, उन्हीं के मैनेजर के अकाउंट में ये चीज़ें आ रही थी। उनका ये भी कहना है ऑफ़िसर का कि वो मैनेजर जो है जब उसे हमने एक दफ़ा पूछगछ के लिए बुलाया था, तो उसने ये कहा था कि मेरा अकाउंट इनका बेटा इस्तेमाल कर रहा था, बहुत से पैसे आते थे और बहुत से पैसे जाते थे और मैंने इस बात की शिकायत साजिद हसन साहब से की भी थी। उसके बाद उनका मैनेजर जो है मंजर-ए-आम से गायब है। उसको दोबारा ना इन्होंने पकड़ा, ना वो खुद आया, कोई गुफ्त-ओ-शनीद भी नहीं हुई। ये बात जो है बड़ी हैरान-कुन है कि उसे क्यों मंजर-ए-आम से गायब कर दिया गया है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा ऑफ़िसर ने कि साजिद हसन साहब जो है वो अपने बेटे की तमाम एक्टिविटीज़ से ना सिर्फ़ ये कि वाकिफ़ थे, बल्कि
कोड वर्ड्स में, ढके छुपे लफ्ज़ में चले हम अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, मुबैना तौर पर वो उसको फ़ैसिलिटेट भी कर रहे थे। अब ये किस तरह उन्होंने कहा? वो इस तरह कहा, वो कहते हैं कि साजिद हसन साहब के बेटे ने खुद इंकशाफ़ किया कि मैं 8 साल की उम्र में अपने बाप का बचा हुआ वो वाला सिगरेट पिया करता था। आप समझ ही सकते हैं कौन-सा वाला सिगरेट। फिर वो ये कहते हैं कि उन्हीं के साहबज़ादे ने कहा कि 14 साल की उम्र में तो मैंने अपने घर में इसे उगाना शुरू कर दिया था। अब वो कहते हैं कि साहिर हसन इस तरह फर-फर इसलिए बोला क्योंकि हम जब करते हैं सवाल-जवाब तो हम क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। एक तो वो रंगे हाथों पकड़ा गया था, फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग में फिर कुछ उन्हें समझ नहीं आती और फिर सब कुछ वो बताना शुरू कर देते हैं। ऐसे में वो कहते हैं कि साजिद हसन जब आकर मिले अपने बेटे से तब तक उनका बेटा बहुत कुछ बता चुका था। इस बात पर साजिद हसन बड़े सीख-पा हुए और उसे कहते हैं कि ये तूने क्या किया? ये तूने क्या बेवकूफ़ी की? सब कुछ ही बक दिया। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए। फिर वो ये भी कहते हैं कि ये लड़का 14 साल की उम्र में जो कुछ उगाता था, वो यहाँ पर ईज़िली अवेलेबल नहीं होता। उसके जो सीड्स हैं और उसकी जो चीज़ें हैं, वो कहीं और से बाहर से आती हैं। तो ऐसे में उसे ये फ़ैसिलिटेट करने वाला कौन था? उनके मुताबिक उन्हें लगता है, ढके-छुपे अल्फ़ाज़ में उन्होंने ये कहा कि ग़ालिबन साजिद हसन साहब भी अपने बेटे को ये सब उगाने में फ़ैसिलिटेट भी कर रहे थे। उन्हीं के घर में एक इतना बड़ा सन रूम टाइप बनाया हुआ था, जो जिसमें शीशे के दरवाज़े लगे हुए थे, शीशे की खिड़कियाँ, पूरा एक शीशे का कमरा था। और उस शीशे के कमरे के अंदर ये काश्त हो रही थी और ये घर किसका था? साजिद हसन साहब का था। साजिद हसन के बेटे साहिर हसन ने ये भी इकरार किया कि मेरी तो बीवी भी जानती थी। वो बीवी जिससे अभी शादी को 2 माह हुए हैं, उसने आकर इसको कहा कि उठो जाओ वो तुमसे माल माँग रहा है। कौन? अरमगान जब इनके दरवाज़े पर आया था। अच्छा ये सब बातें तो हुई अभी क्योंकि वो बता रहे थे कि किस तरह उस दिन बिहेव किया साजिद हसन साहब ने और क्या कुछ होता रहा, क्या मुकालमे हुए, क्या गुफ्तगू हुई, उन्हें किस तरह से ब्राइब करने की मुबैना तौर पर कोशिश की गई। तो ये तमाम चीज़ें जो है उन्होंने बताई और उन्हीं की ज़ुबानी में अब आपको बता रही हूँ। अगली अच्छा साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि वो एक बाप की हैसियत से कर रहे थे बचाने की कोशिश कर रहे थे। कोई भी माँ या बाप हो अपने बच्चे को आखिरी हद तक जाने की और बचाने की कोशिश भी करता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि माँ-बाप अगर बच्चों को सही वक़्त पर कान से पकड़ कर 2 थप्पड़ लगाए ना और उन्हें सही वक़्त पर मैं कहती हूँ कि इससे पहले ही शायद गिरफ्तार खुद ही करवा दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यही तो बात होती है कि आप कहाँ पर खड़े हैं। आप अपनी औलाद को किस जगह पर देखना चाहते हैं। कि उन्होंने ये कहा कि जब साजिद हसन साहब ने हमने बच्चे को छोड़ने से इनकार किया तो उन्होंने कहा ये मुल्क तो इसीलिए तरक्की नहीं कर रहा, ये चीज़ तो बाहर के मुल्क में जायज़ है, ठीक है, इस्तेमाल होती है, यहाँ पर आप लोगों ने इसको इतनी बड़ी गेम बना दी। साजिद हसन साहब बाहर तो लोग शराब भी पीते हैं, लेकिन यहाँ हमारे मुल्क में ये हराम है। मुसलमानों के लिए हराम है, नशा हराम है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। अब जनाब एक बड़ी गेम जो है वो सामने आई है और वो बड़ी गेम जो है अमगान और उसके बाप के हवाले से है। किस तरह से अमगान और उसका बाप जो है ये इतनी बड़ी गेम चलाते रहे, इतने पैसे कमाते रहे, इतना कुछ इकट्ठा करते रहे। अब जो एक अबूरी चालान जो है वो पेश किया गया उसके अंदर बड़ी अजीबो-गरीब सी चीज़ें आई हैं। किस तरह 500 गज़ के बंगले से 1000 गज़ का बंगला बल्कि एक कमरे से 500 गज़ और फिर 1000 गज़ के बंगले तक ये जो जाने का सफ़र था, वो तय कैसे किया? किस तरह से एक मुलाज़िम जो है उसको इस्तेमाल किया गया, उसके अकाउंट्स में किस तरह से कितने-कितने लाख रुपए, करोड़ों रुपए आते थे और उसके बाद वो कॉल सेंटर के मुलाज़मीन जिनको 75,000 पे रखा गया, कुछ ही अरसे में उन्हें साढ़े 4 लाख के ऊपर क्यों रख लिया गया? उनके ज़िम्मे हर रोज़ 5 लोगों को ट्रैप करना था। किस तरह से वो ट्रैप करते थे कि लाखों के हिसाब से पैसे जो है डॉलर्स में मैं बात कर रही हूँ, आते थे अमगान के अकाउंट में और वहाँ से जाते थे ये क्रिप्टो करेंसी और इस तरह लेकिन ये अकाउंट जो है बेसिकली अमगान का नहीं बल्कि उसके बाप का था। जी हाँ, बुरी चालान में ये बात सामने आई है कि अमेरिका में खुला हुआ ये अकाउंट जो है इसके बाप के नाम पर था। बहुत ही आगाज़ में मैंने आपको ये बात बताई थी कि किस तरह से अमगान का वालिद जो है वहाँ से अपने बेटे को राज़ी करता है कि तुम मेरे साथ काम करो और अमगान जो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता था, अपने बाप जिससे वो बहुत नफ़रत करता था लेकिन उसके साथ मिल गया और उसके साथ उसने ये कारोबार चलाया। ये कारोबार जो पहले अरमगान के बाप के नाम पर था, फिर बाद में वो अरमगान के नाम पर ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन फिर भी सारे का सारा होल्ड जो है, वो अरमगान के बाप के हाथ में था। अब ये बाप का जो बैंक अकाउंट है, वहाँ से जब तमाम डिटेल्स ली गई हैं, अब उसका बाप जो है, वो भी बहुत बुरा फँस गया है। 17 करोड़ से तो ऊपर की सिर्फ़ गाड़ियों की खरीदारी है, जो कि की गई है। उसके अलावा बहुत हेवी अमाउंट्स है जो इधर से उधर, उधर से इधर आती रही। तो एक बड़ी डिटेल है जो कि इस अबूरी चालान के अंदर है। ये तो मैंने आपको बहुत मुख्तसर सा बताया कि अबूरी चालान में क्या चीज़ें और देखिए अबूरी चालान जब आ जाता है ना उसके बाद चीज़ें जो है वो सेटल होना शुरू हो जाती हैं। अब ये भी सामने आया है कि
ये क्रिप्टो करेंसी और ये जो मालियाती बेज़ाब्तगियाँ है, उसके हवाले से तमाम तर जो इसे तफ़सीलात हैं वो ले ली गई हैं। तो अब इसके जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत तो नहीं रही, लेकिन अब अगला जो जिस्मानी रिमांड इसका लिया जाएगा, वो कुछ और मामलात के हवाले से लिया जाएगा। और मुसलसल अमग़ान और उसके वालिद जो है, हमें बुरी तरह से फँसे हुए नज़र आते हैं, और एक के बाद एक चीज़ खुलकर सामने आ रही है, जो बता रही है कि मामलात इतने सादे नहीं हैं, मामलात बड़े ही गहरे हैं। और एक मुस्तफ़ा के कत्ल के बाद खुलने वाला ये केस जो अब बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा, और हर आने वाले दिन इसमें नई-नई बातें जो हैं वो सामने आ रही है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।